प्रोग्राम्स के रिकॉर्डिंग रूम में हमारे साथ हैं रेडियो बूज के डायरेक्टर साहब डॉक्टर मुकेश गंभीर जी, और हमारी मेहमान हैं डॉक्टर सविता स्याल जी। सविता स्याल जी से सभी परिचित हैं। वो एक बहुत अच्छी लेखिका होने के साथ साथ समाज सेविका भी हैं। उन्होंने कई पत्रिकाओं का संपादन भी किया। अभी हाल में ही एक अस्मी नामक पत्रिका नॉवेल का उन्होंने संपादन किया और समीक्षात्मक विवेचन बहुत ही जोरदार लगा है मुझे। आप ओल्ड एज के होम के लिए भी काम करती हैं और सीनियर सिटीजन्स को बहुत तरीके से सहायता पहुंचाती हैं। हमारे डायरेक्टर साहब का तो कहना ही क्या, वो समाज को तरह तरह से लाभ पहुंचा रहे हैं और सबसे ज्यादा उनका फोकस किशोरों और युवाओं पर है। उनकी प्रतिभा को निकाल कर लाना उनका मुख्य उद्देश्य है। यहाँ पर आज हम तीनों मैं प्रीति मिश्रा इसलिए एकत्रित हुए हैं कि समाज की एक गंभीर समस्या है, वो है पानी। और अगर आज हमने पानी के ऊपर ध्यान नहीं दिया, जल के ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो आने वाला समय बड़ी मुश्किल का हो सकता है। ऑलरेडी हमारे कुछ प्रांतों में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। क्या कहते हैं सर आप इस बारे में? देखिए प्रीति जी, सर्वप्रथम तो आपका आभार व्यक्त करते हुए, क्योंकि आप इस कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं, मैं आपके पहले वाक्य से ही बात को पकड़ते हुए आगे चलता हूं कि रेडियो बूज का लक्ष्य हर एक क्षेत्र में लोगों को जगाना है जी। और मैं अक्सर कहा करता हूं कि सतत जागरण हमारा एक लक्ष्य है, जिसकी प्राप्ति के लिए हम दिन प्रतिदिन बढ़ते हैं। मैं अपने अंदाज में अक्सर कहा करता हूं कि जागने से ही यहाँ बोध मिलता है, जागने से ही यहाँ बोध मिलता है, वरना खुद से कहाँ योग मिलता है। एक लंबी नींद है जो बनी रहती है और अंत में पछतावे का एक रोग मिलता है। अंत में पछतावे का एक रोग मिलता है। बिल्कुल ठीक। तो इस बात को समझते हुए अगर हम जल की अहमियत को अभी नहीं समझेंगे, उसके प्रति जागरूक नहीं होंगे, तो मैं ये समझता हूं कि हम पछतावे के एक ऐसे रोग को पकड़ लेंगे जिसका फिर कोई निदान नहीं। बिल्कुल ठीक। इसलिए बहुत एप्रोप्रिएट ढंग से आपने इस विषय का चयन करने के लिए आज की इस गोष्ठी में बात को रखा है। मेरा ये मानना है कि हमारे जितने भी प्रकृति से हमें वरदान मिले हुए हैं जी जी, सबसे बड़ा वरदान जो है वो जल का वरदान है। बिल्कुल। इसकी अहमियत इसलिए अभी तक नहीं हुई क्योंकि पर्याप्त मात्रा में ये हमें मिल रहा है, और ज्यों-ज्यों भूविज्ञानिक इसके बारे में बात कर रहे हैं तो हमें समझ आ रही है कि अगर हम इसके प्रति और सचेत नहीं हुए, इसके संरक्षण के उपाय अगर हमने नहीं खोजे, तो डेफिनेटली वो दिन दूर नहीं है जब हमारे लिए इस धरती पर रहना भी मुश्किल हो। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मनुष्य का जो शरीर है 75% तो हम जल से बने। एग्जैक्टली। तो सविता जी, आप क्या सुझाएंगे कि किस तरीके से हम अपने होशमंद होते हुए जल का संरक्षण करें? हमारे दर्शकों को बताएं। नमस्कार श्रोताओं, और प्रीति जी धन्यवाद मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए। मित्रों, पानी को वंडर लिक्विड कहा जाता है। आपको भी पता है कि हमारे लिए ही नहीं, जीव जंतु यहाँ तक कि जो हम खाना खाते हैं उसके लिए भी पानी की आवश्यकता है। तो इतने महत्वपूर्ण जो संसाधन है हमारा, हम उसके प्रति इतने लापरवाह, इतने बेपरवाह क्यों हैं? ये आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है। क्योंकि देखिए, हम सब समाचार पत्रों में पढ़ते हैं प्रीति की जो वाटर लेवल है वो कम होता है। तो आप देखिए अब कहाँ तक पानी खोद के निकालेंगे। तो
तो इसलिए अभी अगर हमने नहीं जागरूक हुए इस चीज़ के विषय में, पानी का अपव्यय अगर हमने नहीं रोका, तो एक दिन हो सकता है कि ये हमारा जीना मुश्किल हो जाए, और मतलब बहुत मुश्किल हो जाए। और वहाँ दूसरा आपका जो प्रश्न था कि जल को हम कैसे संरक्षित करें, सबसे पहले तो जो वर्षा का जल है उसको हम संभालें, उसको वेस्ट ना होने दें। उसके लिए वाटर हार्वेस्टिंग बहुत जरूरी है। वाटर हार्वेस्टिंग इंडिविजुअल लेवल एज वेल एज एट द स्टेट लेवल। यस, स्टेट लेवल पे भी और गांव में भी, कस्बों में भी सब एक प्रण ले लें कि इस बार जो बारिश का पानी है वो ज्यादा से ज्यादा हम संजो के रखेंगे। बिल्कुल। और जैसा कि पहले होता भी था जी, अभी से 50 साल पहले भी होता था कि हर गांव में भी एक तालाब जरूर होता था। बिल्कुल। जैसे ही हमने वो तालाबों को काट के वहाँ घर बनाने शुरू कर दिए, सारी दिक्कत मुझे लगता है। और इसके अतिरिक्त आप देखिए, हमको मतलब औरों को भी इस चीज के लिए आगाह करना है। देखिए हमारे यहाँ मेड सर्वेंट्स हैं, वो जब बर्तन धोती हैं तो लगातार पानी बहता रहता है, तो इस चीज के लिए हम उनको एजुकेट करें। और एट द सेम टाइम हमें जल का संरक्षण तो करना ही है। जब बारिश हो, हमें हमारी कोशिश होनी चाहिए कि अगर हमें सब्जियां धोई हैं और खाना बना रहे हैं, उसका जो पानी है उसको फेंके नहीं, उसको पौधों में डाल दें। हमारे यहाँ भी पिछले कई सालों से ये प्रयास किया जा रहा है कि हम लोग अपनी जो हिंदुस्तान की नदियां हैं उनकी एक चेन बनाएं, ताकि ऐसा जो हम लोग हर साल सफर करते हैं कि जब बरसातें होती हैं तो बाढ़ आ जाती है, और नहीं तो सूखा रह जाता है। तो इस प्रयास में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक पूरी तरह सफलता नहीं मिली। और मैं ये समझता हूँ कि ये प्रयास हिंदुस्तान के लिए बड़ा जरूरी है। बिल्कुल। और आने वाले समय में जैसे ही सफलता मिलती है, हमारा सही लक्ष्य जो है वो फिर पूरा होगा। अब देखिए, नदियों के लिए लड़ाई हो रही है दो राज्यों के बीच में। तो ये क्यों है? जितना उनको जल की आवश्यकता उनको दे देना चाहिए, और जितना है वो मैं एक और बात जोड़ना चाहती हूँ कि मेरी एक किसी भूवैज्ञानिक से बात हुई थी, तो उन्होंने ये बताया कि ऐसी स्टडीज हो के रखी हुई हैं इंडिया में कि कहाँ कहाँ पर जल के संसाधन अभी भी बहुत अच्छे हैं। यानी कि अगर हम खुदाई करें तो हमारे भारत में भी बहुत से ऐसे स्थान हैं जहाँ पर कि कुएं बहुत ऊपर के लेवल पे पानी मिल जाए। तो अभी और हमारे देश के पास संसाधनों की तो कोई कमी नहीं है, और भगवान की कृपा से हमारे पास लोगों की भी कमी नहीं है। हमारा मैन पावर भी चीप है बाकी जगहों से। तो सरकार को भी इस बात पे अवश्य ध्यान देना चाहिए कि क्योंकि जल के बिना तो सब कुछ असंभव सा है। और दूसरा, हमें हर व्यक्ति को ये देखना पड़ेगा कि वो शावर से ना नहाए, और अगर नहाता भी है, हमारे बच्चे अगर नहाते हैं, शावर यूज करते हैं, तो हम एक टाइमर लगवा दें। अगर जो लोग इतने पैसे वाले हैं, टपकते नल जो है उनको भी जल्दी से जल्दी रोड्स पे ही मिल जाते हैं। और बड़े शहरों में तो चलो ठीक है, मैंने देखा कि गाड़ियों को आप हमेशा एक बंदा पाइप लगा के बाल्टी में वो भी वेस्ट, लेकिन छोटे शहरों में तो आराम से पाइप से लोग धोते हैं, और लॉन्स में तो ऐसे खुले पानी छोड़ देते हैं। बिल्कुल। कई बार वो 10 रुपए की गोभी उगाने के लिए न जाने कितने गैलन पानी बह जाता है, क्योंकि माली तो लगा के चला जाता है। बिल्कुल। तो इन छोटी बातों पे ध्यान देना होगा, और हमें ये छोटे तबके को, जिसके हाथ पे भारत के मिडिल क्लास के सारे कार्य हैं, जैसे रसोई का कार्य बर्तन धोने वाली के ही हाथ में है, क्षमा करिएगा पर हिंदुस्तान की सच्चाई यही है। और अगर हम उन्हें नहीं पढ़ाएंगे, एजुकेट नहीं करेंगे, माना कि मालकिन को पता है कि पानी नहीं बहाना है, लेकिन देखना पड़ेगा किचन में जाके, सुपरवाइज तो करना पड़ेगा। मैं और एक और बात कहूंगी प्रीति, पीने के जल की बहुत कमी है हमारे यहाँ। उसके लिए हमें जल प्रदूषण को रोकना होगा। अब देखिए, फैक्ट्रीज का वेस्ट चला जाता है, लोग अपने पशुओं को नदी के किनारे नहलाने चले जाते हैं, उससे बहुत पोल्यूटेड वाटर हो जाता है। अरे पीने में नहीं प्रयोग कर सकते। कम से कम फूल डालना ही बंद करते हैं हम तो कहते हैं, मूर्तियां वहां पे। अब किसी जमाने में ये ठीक था, लेकिन अब हमें उसका कोई दूसरा रास्ता निकालना बिल्कुल। नदियों का जल भी साफ हो, पवित्र हो, ताकि उसको प्रोसेस करके पीने लायक बनाया। बिल्कुल।
और ये आरओ वाटर में 1 गिलास अगर हम निकालते हैं पानी तो 3 गिलास पानी यूं ही बह जाता है। बिल्कुल। और वो पानी भी अच्छा भला साफ होता है। तो या तो आने वाले समय में ये होगा कि उसका आरओ प्रयोग वाटर करें। बंद हो जाएंगे, प्रयोग ही बंद हो जाएगा, देखिएगा बैन हो जाएगा। और अगर बैन नहीं करना है, आप चाहते हो क्योंकि हमारे देश में पानी भी साफ है, तो हमें हर हाल में एक कोई टब या कुछ साथ में बर्तन ऐसा रखें। बनाना पड़ेगा। बिल्कुल। वो पानी तो बर्तन धोने के भी काम लिया जा सकता है, बिल्कुल, बर्तन सफाई किसी के किसी भी काम में आ बिल्कुल। सकता है। तो ऐसे करके हमें पानी बचाना ही होगा, क्योंकि हम बिल्कुल, हमारा पूरा देश जो है सफाइयाँ भी अब तो बंद हो गया है, वरना पहले तो याद होगा घरों में तो पोछे कहाँ लगा करते थे, पहले तो धुलाइयाँ हुआ करती थी। मुझे तो याद है Yes. खुले पानी से, बिल्कुल खुले बिल्कुल। पानी से। वही पीने का जल अगर नहीं हमने बचाया, जल प्रदूषण नहीं रोका, तो वही हो जाएगा वाटर एवरीवेयर। समुद्रों में पानी है, नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। बिल्कुल। तो आप ड्रिंकिंग कुछ- वाटर के लिए भी हमें एफर्ट करने आप पड़ेंगे। कुछ बता रही थी कि बजट में भी सरकार हाँ जी, ने हाँ बहुत अच्छा हाँ प्रीति प्रस्ताव जी, है। इस बार जो सरकार ने बजट बनाया है, बीजेपी का जो बजट आया है, उसमें 70 करोड़ रुपए की योजनाएं जो हैं वो जल संरक्षण के लिए दी गई है। तो ये बहुत ही एक सुखद सूचना है हम हाँ, सबके लिए। सरकार सचेत हो रही है इसके हाँ प्रति। बिल्कुल, सरकार सचेत हो रही है। और कर्नाटक के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई और पेयजल के लिए 5,300 करोड़ रुपए का पैसा सैंक्शन हुआ है। बहुत तो बहुत हम खूबसूरत बात दुआ है। करते हैं कि ये योजनाएं कार्यान्वित हों और अधिक से अधिक लोगों को जल मिले और लोग जल के बिना तरसे भी नहीं, और ऐसा भी ना हो कि हम जल को संभाल के ना रख सकें कि हमें भविष्य में ना मिले। तो प्रीति जी, मेरा ये मानना है, जी, जी। हालांकि हर आदमी वो सब बातें जानता है जी, जो जी। हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, जी। लेकिन हमारा मकसद ये है कि उनको एक बार फिर से ये बात याद दिलाई जाए बिल्कुल। और पुनः सचेत किया जाए। भी किया जी, जाए जी, जी। कि भाई जो कहीं कसर उनको नजर आती है उसके प्रति वो और अधिक जागरूक होके बिल्कुल। इन सारी छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रख के पानी की जितनी भी बचत हो सकती है वो की। बिल्कुल। और हमारा जो ऑडियंस है वो बहुत समझदार है। यस। लेकिन हमारे ऑडियंस से बस यही हमारी रिक्वेस्ट है कि वो जो उनके घर में जो उनका स्टाफ है, जो उनकी हाउस हेल्प है, उस पे थोड़ा सा ध्यान दे Yes. लेंगे या अपने नन्हे छोटे बच्चों को सिखा लेंगे तो सही बात ही है। बस बच्चों काम को भी, अच्छा आने हो वाली जाएगा। पीढ़ी को भी सजग करना होगा। है ना? हम सबका सामूहिक प्रयास होना चाहिए। है ना? Yes. रहीम दास जी कितना सुंदर लिखे हैं, हाँ। रहीमन पानी राखिए, हाँ, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून, यानी आटा, मनुष्य है ना? और सीप, ये तीनों पानी के बिना अधूरे नहीं हैं। हो सकते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। बहुत सुंदर डिस्कशन रहा। और सविता जी, आप हमें कुछ और भी बता दें। पानी के मैं बारे बस में? यही कहूंगी कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो बने उस जैसा। कि ये जो एक गंधहीन, स्वादहीन जो है, ये सच में बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु है। और एक बार तो सबको मिलके, ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। Yes. हमारी ही और जिम्मेदारी है। बिल्कुल, बूंद बूंद से घट भरता है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल। ये कहावत सुनी होगी। तो आप ये मत सोचे कि मेरे थोड़ा सा पानी बचाने से क्या होगा। आपने थोड़ा सा बचाया, सर ने थोड़ा अपने जो उनको है आगे बोल दिया, अपने एम्प्लॉइज को आपने बोल दिया, हम जी, सब ने मिलके, आप एट द एंड ऑफ द डे आपको लगेगा हमने तो काफी आज पानी बिल्कुल, बचा लिया। बिल्कुल। तो है ये ना? एक बहुत हाँ। बड़ी अचीवमेंट और उतना ही पानी पियो, हाँ, गिलास में उतना ही डालें उतना ही जितना डालें। चाह- आपको और पीना। बल्कि आप अपना एक एक गिलास भी बना लें, ताकि आपके गिलास भी बहुत बार ना धोए जाएं। बर्तन भी बहुत सारे हो जाते हैं, उससे भी दिक्कत दिखती है। सर, आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, आपकी मैं कोई संदेश? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक ऐसा ज्ञान है जी जो हर व्यक्ति को घर घर में मिलना चाहिए। बिल्कुल। जी जी बिल्कुल। और जैसे सविता जी ने कहा कि बूंद बूंद करके ही सागर बनते हैं। जी जी बिल्कुल। तो हम सब के प्रयास मिलके इस बात में, इस दुविधा से हमें निकाल सकते हैं कि हम उस संकट को अपने
धरती ना पे देख- रहते हुए ना ये देख- ना देख पाए कि भाई हम जल के लिए तरस रहे हैं। बहुत अच्छा। बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जिसको मैं ये समझता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कन्वे करके हमारा मकसद पूरा होता है, जब हम लोगों को अधिक से अधिक इसके बारे में सचेत करें। बहुत सुंदर ढंग से आप दोनों ने आज ये डिस्कशन किया। इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगी कि बारिश का जो इतना सारा पानी Yes. बह जाता है और जो पर्वतों और समुद्र में मिल जाता है, तो जो भी ऐसे राज्य हैं, अगर उनके मुख्यमंत्री या उनके बड़े ऑफिसर्स हमें सुन रहे हैं, तो प्लीज उस बारिश के पानी को किनारे पे रोक लो, समंदर में मत जाने दो। मैं समंदर में जाते ही खारा हो जाता है मैं पानी। चलते चलते एक बात कहना चाहूंगी, यहाँ तक कि भगवान भी पानी वेस्ट नहीं करता। आप याद करें वाटर साइकिल को, जी। समुद्र से पानी हाँ। भाव बन के ऊपर उठता है, बादल बनता है और फिर नदियों में आता है। मतलब प्रभु ने भी इस तरह की व्यवस्था बना साइकिल, रखी हाँ, है। वो साइकिल बना हाँ, रहे हैं। बिल्कुल ऐसा एक साइकिल बना रखा है जिससे पानी तो बिल्कुल भी हम सबके waste नहीं लिए जाता। ही ये बहुत ही अच्छा रहेगा, और हमारी आने वाली जो जनरेशन है उसको पानी की कमी नहीं महसूस होगी और पानी नहीं खरीदना पड़ेगा लोगों को। बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप सबका बहुत बहुत आभार। बहुत शुक्रिया। बहुत- धन्यवाद।